हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एम एस एक्सेल। आपको पता होगा एम एस एक्सेल से रिलेटेड आपके दो चैप्टर दिए गए आई टी ट्रेनिंग ऑफिसर में। फर्स्ट आपको जो दिया गया है वो सिंपल ही दिया गया है कि आपको नॉर्मल सी एक्सेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और सेकंड उसी में जो दिया गया है उसमें आपको ऑपरेटर के बारे में, फंक्शन के बारे में, मैक्रोस का यूज़ कहाँ करते हैं, चार्ट वगैरह जो आपके रहेंगे, आपको इन सारी की सारी चीज़ों में नॉलेज होना चाहिए। मतलब जो एक्सेल के लिए रहेगा काफ़ी हाई लेवल तक पूछा जा सकता है, उसकी शॉर्टकट की भी आपको बहुत अच्छी से याद होनी चाहिए। तो हम क्या करें, फर्स्ट में एक्सेल का मैं कोशिश करूँगी आपसे 2 से 3 पार्ट में ही इसको कंप्लीट करवा पाऊँगी, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक नहीं है, और हमें हर एक पॉइंट को पढ़ना है, किसी भी पॉइंट को हम छोड़ भी नहीं सकते इसके लिए। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एम एस एक्सेल। मैं इसमें आपको जितने क्वेश्चन आते हैं ना, मैं मोस्टली उन्हीं को कवर करने की कोशिश करूँगी, मैं फालतू में कोई चीज़ें नहीं बताने वाली हूँ आपको। तो यहाँ पे जो फर्स्ट रहेगा, अगर आपसे पूछा जाता है किस टाइप का आपको सॉफ्टवेयर, तो आपको पहले ही पता है कि जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं एम एस ऑफिस में, वो सारे के सारे ऑफिस आपके किस एम एस ऑफिस में जितने भी सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कब कौन सा टाइप इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपसे कंपनी पूछी जाती है तो कंपनी कौन सी रहेगी, इसमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी रहेगी। कंपनी का क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट है। अगर आपसे पूछी जाती है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा, 1975 में इस वाली कंपनी की, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछी जाती है इसमें मतलब जो एक्सेल को किस लैंग्वेज में बनाया गया है, तो आपको याद रखना है जो एम एस एक्सेल इसको C++ लैंग्वेज में बनाया गया है, और इसी में आप और रख लीजिएगा यार, सी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा। सी एक आपकी ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज होती है, तो सी ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज में भी इसको बनाएगा। कैसा प्रोग्राम है आपका, तो यह है आपका कैसा प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, कैसा प्रोग्राम आ जाएगा, स्प्रेडशीट प्रोग्राम आ जाता है। और मोस्टली अगर आपसे इसका यूज़ पूछा जाता है तो आप इसका यूज़ कैलकुलेशन के लिए करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में कर सकते हैं, और जैसे प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की शीट वगैरह हो गई। और जितने भी आपकी टैक्सेशन के वर्क भी आप इसमें परफॉर्म कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन का सारा वर्क हम इसमें ही सारा का सारा वर्क यहाँ से शो ऑफ करवाते। अगर आपसे पूछा जाता है इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, तो आपको याद रखना है एम एस एक्सेल का फर्स्ट वर्जन 1985 में आया था। ठीक है, और अगर आपसे आपका इसका नाम भी पूछा जाता है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सबसे पहले इसका फर्स्ट वर्जन आया था, मैक ओ एस एक्स के नाम से आया था। ठीक है, तो इसको किस कंपनी के लिए है, मैक पहली बात तो किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैक जो है ना आपकी एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, किस कंपनी का है, एप्पल कंपनी का है। ठीक है, इसको भी आप याद रखिए, पूछा जा सकता है कि मैं किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। एप्पल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम जो फर्स्ट टाइम आया था वो कब आया था, 1985 में आया था। किसका वर्जन आया था, एक्सेल का। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है एम एस वर्ड का फर्स्ट वर्जन कब आया था, तो एम एस वर्ड का जो फर्स्ट वर्जन आया था 1983 में आया था। और अगर आपसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट वर्जन पूछा जाता है तो वो भी 1985 में ही आया था। जबकि 1990 में एम एस एक्सेल हो गया, एम एस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इन तीनों चीज़ों को एम एस ऑफिस के अंदर ही, एम एस ऑफिस के अंदर कितने आपके टोटल सॉफ्टवेयर आते हैं, टोटल आपके 6 सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, तो 3 मैंने आपको बता दिए, एम एस एक्सेस भी आता है, आउटलुक भी आता है, और एक आपका एडिटर से रिलेटेड होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या कहते हैं, फोटो वगैरह को एडिट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। तो टोटल एम एस ऑफिस में आपको कितने सॉफ्टवेयर आते हैं, 6 सॉफ्टवेयर आते हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, 1985 में आया था। और वहीं अगर आपसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसका सॉफ्टवेयर पूछा जाता है, तो इसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉफ्टवेयर था 2.0 आया था, 1987 में आया था। मतलब 1950 में फर्स्ट आ गया था, 1987 में सेकंड वर्जन आ गया था। और वो किसके लिए आया था, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। जबकि फर्स्ट वर्जन जो आया किसके लिए, एप्पल कंपनी का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम था उसके लिए आया था। और सेकंड जो आया था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 1987 में आया था। अगर आपसे लेटेस्ट वर्जन की बात की जाएगी, तो लेटेस्ट वर्जन में आपको क्या याद रखना है, कब आया था, 2021 में आया है इसका लेटेस्ट वर्जन एम एस एक्सेल का। ठीक है, आप इसको भी याद रख लें। और अगर आपसे कुछ थोड़ी इसमें और कौन कौन से मतलब सॉफ्टवेयर आते हैं इसके अंतर्गत, आप उसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि विंडो का मैंने बताया, विंडो का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट का। एंड्रॉयड आपको पता होनी चाहिए, गूगल का आता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बता दिया, एप्पल का आता है। आई ओ एस करके भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आई ओ एस जी किसका है, जी भी किस कंपनी का, एप्पल कंपनी का आ जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है टोटल कितने बार होते हैं, मतलब एम एस एक्सेल में टोटल कितने बार होते हैं, तो आपको याद रखना है 5 बार होते हैं। मैं आपको यहाँ पे जल्दी से क्लियर कर दे रही हूँ। जो फर्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, टाइटल बार होता है।
पहले आपका टाइटल बार हो गया, सेकंड पे क्या मेन्यू बार, थर्ड पे आपका क्या आ रहा है फॉर्मूला बार आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ जाता है स्क्रॉल बार, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रॉल बार। तो अगर आपसे पूछा जाता है एम एस एक्सेल में टोटल कितने बार होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल कितने बार होते हैं एम एस एक्सेल में, हमारे पास 5 बार होते हैं, ठीक है। और इस तरह से आपकी सीट बनी होती है। इन्हें आप क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। इनको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ाबेट से करते हैं, जबकि रो को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप इसको स्टेटस बार में जो आपकी अगर आपसे पूछा जाता है एम एस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं, एम एस एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीटें होती हैं, तो कितनी सीटें होती हैं, टोटल 3 सीटें होती हैं। और इसी पे एक क्या होता है आपका प्लस का साइन बना होता है इसी के साइड से, तो आप इसमें और भी मतलब सीटें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है कि जो आपकी जो सीट नंबर होते हैं आप उन्हें चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो आप उसको रीनेम करके उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एम एस एक्सेल में जो सबसे पहले फाइल को हम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे जो टाइटल बार में उसका फाइल का नाम होता है, वो फाइल का नाम कहाँ पे दिखाई देता है, तो आपको कहता है टाइटल बार में दिखाई देता है। और हम इसको क्या बोलते हैं, वर्क शीट बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा होता है, वर्क शीट फर्स्ट लिखा होता है, ठीक है। वर्क शीट अगर आपसे बोला जाता है वर्क शीट क्या होता, सॉरी वर्क बुक में क्या होता है, तो वर्क शीट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्क शीट के कलेक्शन को वर्क बुक को बोला जाता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्क शीट क्या होती है, वर्क शीट क्या होती है, तो आपको याद रखना है सेल के कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ सेल, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ सेल। अब सेल क्या होती है, तो हमें सेल के बारे में पता होना चाहिए जहाँ पे रो और कॉलम का इंटरसेक्टर होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्टर को या इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और अगर बोला जाता है वर्कशीट का अदर नेम क्या होता है, तो आप इसका अदर नेम भी याद रखेंगे। इसका जो अदर नेम होता है वो स्प्रेडशीट होता है, स्प्रेडशीट। अब हम इसको स्प्रेडशीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारी सीट रहती है ना फैली हुई रहती है, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है जो स्प्रेडशीट है वो आपका किस तरह का पेज ओरिएंटेशन है, तो आपको किस तरह का, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो हमारे किस प्रकार का है, वर्टिकल में आता है। जबकि एम एस वर्ड में आपका जो पेज ओरिएंटेशन होता है बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, वर्टिकल होता है। जबकि इसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। इसी को क्या बोला जाता है, लैंडस्केप भी बोला जाता है, ठीक है। रिडिफाइन आपके इसमें कितनी सीटें होती है, 3 सीटें होती हैं। अगर आपसे पूछा जाता है ग्रिड लाइन क्या होती है, मोस्टली इसमें पूछा जाता है ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या होती है, तो आपको याद रखना है जो अभी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बताया ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वर्टिकल लाइंस को ही क्या बोला जाता है, ग्रिड लाइन बोला जाता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल लंबे में, वर्टिकल में ऐसी फैले में आ जाती है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मतलब लंबाई बोल सकते हैं, और सॉरी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लंबाई में आता है, हॉरिजॉन्टल जो था आपका फैलाई में मतलब चौड़ाई में आ जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एम एस एक्सेल में जो हम डेटा को किस प्रकार से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमें एम एस एक्सेल में जो डेटा को होता है ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, रो एंड कॉलम में हम डेटा को क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। रो और कॉलम में डेटा को ऑर्गेनाइज मतलब इंटर किया जाता है ना, तो वो किस फॉर्मेट में किया जाता है, वो रो और कॉलम के फॉर्मेट में ही ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर वर्क शीट के नेम में अगर पूछा जाता है कि मतलब वर्क शीट का जो नेम होता है और मतलब कितनी कैरेक्टर हम इसको कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर तक का हम इसमें दे सकते हैं, मतलब वर्क बुक की सीट का नाम, तो आपको याद रखना है इसमें जो वर्क शीट का नाम होता है वो हम 31 कैरेक्टर मतलब 31 कैरेक्टर तक का हम इसमें नाम दे सकते हैं। और वहीं अगर आपसे लाइनेक्स में सेम रहता है, लाइनेक्स में आप कहाँ कितने तक दे सकते हैं, तो 14 तक दे सकते हैं। एम एस डॉस में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप मतलब किसी भी फाइल फोल्डर का नाम 8 कैरेक्टर तक दे सकते हैं। जबकि वर्क शीट में आप कितना दे सकते हैं, 31 तक हम इसमें क्या दे सकते हैं, इसके फाइल का नाम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया का फर्स्ट वर्क शीट कौन सी थी, तो आपको इसको भी याद रखनी है, बीजी कैल थी, ठीक है ना। दुनिया की पहली वर्क शीट, दुनिया की फर्स्ट वर्क शीट जो थी
वो बीजी कैल थी, ठीक है ना, बीजी कैल, जो कब आई थी, 1997 में आई थी। और इसको किसने डेवलप किया था, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा, विजिबल कैलकुलेटर के द्वारा इसको क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है, विजी कॉरपोरेशन के द्वारा। इसका सॉरी फुल फॉर्म है इसका, विजी कैल जो है, विजी कैलकुलेटर इसका फुल फॉर्म है, जबकि इसको किसके द्वारा, विजी कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था। मतलब अगर आपसे पूछा जाता कंपनी का नाम क्या है, तो क्या नाम है, बिजी कॉरपोरेशन, बिजी कॉरपोरेशन ने इसको बनाया था। अगर वहीं आपसे थोड़े इसके मतलब जो भी वर्जन वगैरह रहे हैं वो सारे सारे बता देते हैं। लोटस 1 2 3 एम एस डॉस पर आधारित वर्क सीट थी, एम एस डॉस पर आधारित, डॉस का फुल फॉर्म डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक होता है आपका लोटस सिम्फोनी करके, वो भी आपकी एक्सेल सीट थी। इसी के बाद आपका लिब्रे ऑफिस भी होता है, लिब्रे ऑफिस में भी एक्सेल सीट का होता है। एम एस एक्सेल तो पता ही है। इसके बाद आपकी एक गूगल सीट होती है, जो आपकी कैसी सीट होती है, ऑनलाइन सीट होती है, गूगल सीट। मतलब कैसी सीट होती है, ऑनलाइन सीट को हम क्या बोलते हैं, गूगल सीट बोला जाता है। और इसी में एक आपका होता है स्नोबॉल होता है। आपसे जो इन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है कि कौन कौन से इनके नाम रहे, तो स्नोबॉल भी आपकी कैसी होती है, ऑनलाइन वर्क सीट होती है, ठीक है ना। कैसी वर्क सीट है, ऑनलाइन वर्क सीट। और एक और आपकी ऑनलाइन वर्क सीट है, वो कौन सी, गूगल सीट आ जाती है। अब वहीं पे अगर आपसे पूछा जाता है वर्क बुक क्या होता है, क्या होता है, वर्क बुक के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको क्या याद रखना है, कलेक्शन ऑफ वर्क सीट। वर्क सीट के कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, वर्क बुक बोला जाता है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपसे इसका नाम पूछा जाता है, वर्क बुक का बाय डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो आपको इसका नाम बताना है, वर्क बुक 1 होता है या बुक 1 होता है, ठीक है, या बुक 1 होता है, वर्क बुक होता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है एक वर्क बुक में हम कितनी वर्क सीट ले सकते हैं, एक वर्क बुक में 255, टोटल कितनी ले सकते हैं, टोटल हम 255 वर्क सीट ले सकते हैं। टोटल कितनी वर्क सीट ले सकते हैं, 255 ले सकते हैं। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है कि इसके फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो फाइल एक्सटेंशन .xls होता है। वो कब तक के सॉफ्टवेयर के लिए, 2007 तक के सॉफ्टवेयर के लिए थे। वहीं .xls होता है, जो कब से आ गया था, जो 2010 के सारे वर्जन को जब हम सेव करते हैं तो किस फॉर्मेट में करते हैं, डॉट ऑटोमेटिक ले लेते, बस आपको फाइल का नाम देना पड़ता है, ऑटोमेटिक इसको वो अपने आप ही ले लेता है। अगर आपसे पूछा जाता है एम एस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, सेल होती है, ठीक है। एम एस एक्सेल की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आपकी सबसे छोटी यूनिट सेल होती है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है सेल क्या होता है, तो रो और बोल सकते, रो कॉलम के मतलब मिलान बिंदु को हम इंटरसेक्शन बिंदु को क्या, इंटरसेक्शन जो हमारा वो होता है बिंदु, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो रो जो होती है, रो को हम किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, रो को जो हम प्रेजेंट करते हैं वो नंबर के द्वारा करते हैं, जबकि कॉलम को हम किस फॉर्मेट में करते हैं, तो कॉलम को हम ABC मतलब अल्फ़ाबेट के फॉर्मेट में करते हैं, इसको अल्फ़ाबेट दिया जाता है, जबकि इसको न्यूमेरिक दिया जाता है। अगर वहीं आपसे पूछा जाता है टोटल आपकी टोटल सेल वगैरह कितनी होती हैं, टोटल कॉलम और रो यहाँ पे कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जो आपकी पहले कॉलम ले रहे हैं 256 है, कौन सा वर्जन ले रहे हैं हम, 2007 वाला ले रहे हैं, ठीक है। सॉरी 2003, फिर 2007 में सब में अलग हो गया था। अगर आपसे पूछा जाता है 2003 के वर्जन में कॉलम की संख्या कितनी थी, तो आपको याद रखना है 256 थी। अगर रो की पूछा जाता है तो 65,536 थी, 65,536 आ जाती है। वहीं अगर आपसे 2007 वाले में पूछा जाता है तो आपको यहाँ पे याद रखना है 16,384, कितनी आ जाती है, 16,384। और अगर आपसे रो की संख्या पूछी जाती है तो रो की जो संख्या होती है 10,48,576, कितनी होती है, 10,48,576। आप इसको 2-3 बार जब करेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। कॉलम में कितना हो जाता है, कॉलम में तो 256 सबको याद रहता है कि 2003 तक की, लेकिन अब कितने हो गए 2007 के बाद, इसमें जितने भी कॉलम हमारे 16,384 हो गए, रो 65,536, लेकिन अभी टोटल कितने, 10,48,576 चल रहे हैं, ठीक है। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाता है कि जैसे हम सेल में डेटा को एंटर करते हैं, रो कॉलम में हम क्या करते हैं, डेटा को जब एंटर करते हैं तो नंबर किस फॉर्मेट, नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो कहाँ से होता है, और टेक्स्ट का अलाइनमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट,
बाय डिफ़ॉल्ट टैक्स अलाइनमेंट। अगर आपसे पूछा जाता है टैक्स का, तो मतलब जो हम इसमें अल्फ़ाबेटिकल जो वैल्यू करते हैं वो कहाँ से वो होती है, इंटर होती है। तो आपको याद रखना है इसका जो टैक्स का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड से होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट नंबर अलाइनमेंट जो होता है, नंबर अलाइनमेंट वो राइट साइड से होता है। ठीक है, वो कहाँ से होता है, राइट साइड से होता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाता है इसमें हाइट ऑफ रो, और वहीं आपसे पूछा जाता है विड्थ ऑफ कॉलम, विड्थ ऑफ कॉलम होता है। तो रो जो होता है 12.75, हाँ 12.75 पीटी होता है। पीटी का मतलब क्या होता है, पॉइंट में इसको हम मेज़र करते हैं। और वहीं अगर आपसे कॉलम पूछता है ना, तो 8.43 होता है, 43 पीटी होता है। तो आप इसको अच्छे से याद रख लें। कॉलम रो में क्या कर रहे हैं, 12 कर रहे हैं, जबकि कॉलम को किससे प्रेजेंट कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं, प्लस 75 और 43, क्योंकि यहाँ पे 12 और 8 तो सबको याद हो जाएगा, लेकिन मोस्टली जो आपकी प्रेजेंट वाली वैल्यू रहेगी कौन सी, पॉइंट की बात की, आपको इसको ही याद करना है। इसके थ्रू ही आप इसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है 1 इंच में कितने पॉइंट होते हैं, तो आपको याद रखना है 72 पॉइंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक्टिव सेल, अब हम बताते हैं एक्टिव सेल को कहाँ पे शो किया जाता है, तो नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में एक्टिव सेल को शो किया जाता है। मतलब अब एक्टिव सेल कौन सी सेल होती है, वो सेल जहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को इंटर करना होता है, या फिर जहाँ पे हमारा माउस पॉइंटर होता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा कर्सर होता है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एक्टिव सेल के जो कंटेंट होते हैं उसको कहाँ पे शो किया जाता है, एक्टिव सेल के कंटेंट को कहाँ पे शो किया जाता है, तो फॉर्मूला बार में किया जाता है। ठीक है, फॉर्मूला बार में उसको शो कर, आपको दोनों ही डिफरेंस का, एक्टिव सेल का जो एड्रेस रहेगा उसको कहाँ पे, नेम बॉक्स में शो किया जाएगा, जबकि एक्टिव सेल के जो कंटेंट है, मतलब उसमें आप क्या डेटा एंटर कर रहे हैं, वो कहाँ पे शो किया जाएगा, वो फॉर्मूला बार में शो किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है टोटल एक सेल में कितने हम एक सेल के अंदर हम कितना डेटा, मतलब कितना डेटा इसमें फिल कर सकते हैं, सिर्फ एक सेल में कितने कितने कैरेक्टर वगैरह, हाँ सॉरी कैरेक्टर कर लेना, कैरेक्टर को एंटर कर सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है 32,567, कितना है, 32,500 नहीं सॉरी 700 है, 32,767 है। ठीक है, कितना कर सकते हैं, 32,767 एक सेल के अंदर हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। जबकि फाइल नेम हम कितना ले रहे थे, 31 ले रहे थे। डॉस में कितना ले रहे थे, डॉस में हम 8 कैरेक्टर का ले रहे थे। लाइन एक्स में हम कितना कैरेक्टर लेते हैं, 14 कैरेक्टर का लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगर आपसे वहीं सेल एड्रेस का फॉर्मेट पूछा जाता है, तो आपको सेल एड्रेस का जो फॉर्मेट याद रखना है, पहले क्या आता है, कॉलम आता है, फिर उसके बाद आपका क्या आता है, रो आता है। तो आपका क्या होता है, सेल एड्रेस होता है। ठीक है, अगर आपसे बाय डिफ़ॉल्ट पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस क्या होता है, तो आपको याद रखना A1 बाय डिफ़ॉल्ट सेल एड्रेस होता है। और सेल एड्रेस की जो लोकेशन होती है कहाँ पे, नेम बॉक्स में होती है। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट वाले मतलब चार्ट वगैरह कहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। जो भी आपकी बेसिक जानकारी थी मैंने आपको बता दिया। अब हम बताते हैं चार्ट के बारे में। अगर आपसे चार्ट का पूछना है, तो आपको यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। चार्ट में हम क्या करते हैं, डेटा को ग्राफ के फॉर्म या पिक्चर फॉर्म में, या पिक्चर फॉर्म में शो करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं, पिक्चर फॉर्म में शो करते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं चार्ट एलिमेंट का भी काफ़ी सारे चार्ट एलिमेंट होते हैं। पहले हमें क्या पढ़ना है, चार्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो हम हेडिंग क्या लगाते हैं, एलिमेंट ऑफ चार्ट। तो फर्स्ट जो आता है आपका, इसमें आता है चार्ट एरिया। क्या होता है, चार्ट एरिया। तो चार्ट एरिया में क्या हो जाएगा, चार्ट बनाने के लिए जो हम एरिया का यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिस चार्ट में, मान लीजिए मैं जो इतना चार्ट में पूरा एरिया यूज़ कर रही हूँ, इसको क्या बोलूँगी, चार्ट बनाने के लिए इसको चार्ट एरिया बोलती हूँ। ठीक है, और चार्ट का जो संपूर्ण डेटा होता है, इसी में मान लीजिए मैंने इसको भी यूज़ कर लिया, कुछ मैंने इस तरीके से चार्ट बना दिया। ठीक है, इसमें कुछ डेटा डाल दिया, यहाँ पे वाई एक्स ले लिया, यहाँ पे एक्स इस साइड रहता है, वाई एक्स यहाँ पे ले लिया। ठीक है, तो जो टोटल रहेगा उसको मैं क्या बोलूँगी, फर्स्ट हो गया आपका चार्ट एरिया। चार्ट एरिया में जहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, ठीक है, जहाँ पर चार्ट बनाते हैं,
उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ट एरिया। अब इसके बाद होता है आपका प्लॉट चार्ट, प्लॉट एरिया, सॉरी चार्ट कहाँ है, प्लॉट एरिया। मतलब कहाँ पे, इसमें हम क्या कर देंगे, चार्ट प्लस क्या आ जाएगा, डेटा भी आ जाएगा, मतलब पूरा एक्सेस हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा इसमें, पूरा इंक्लूड। जबकि अभी हम चार्ट एरिया में अगर सिर्फ जहाँ पे चार्ट बना उसको वो कर रहे थे, सिर्फ चार्ट एरिया को बोलते। और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, प्लॉट एरिया किसको बोलते हैं, जहाँ पे चार्ट प्लस डेटा को भी, डेटा वाले क्षेत्र को भी, डेटा भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है ना। डेटा वाले क्षेत्र को भी हम क्या बोलते हैं, प्लॉट में बोलते हैं, ठीक है। इसी में होता है आपका ग्रिड करके होता है, सीरीज भी होती है, जो डेटा में नंबर वगैरह अपन डालते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज में आ जाता है। तो अभी हमें क्या करना है, इसमें टोटल कितने अगर आप पूछे जाते हैं तो 7 होते हैं। पहले हम क्या ले रहे हैं, सॉरी ग्रिड इसमें नहीं आता है, ग्रिड हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन को ग्रिड बोला जाता है। इसमें होता है एक आपका चार्ट टाइटल। तो चार्ट टाइटल में हम क्या देते हैं, चार्ट के नाम को, चार्ट का सब्जेक्ट या नेम को हम क्या बोलते हैं, चार्ट टाइटल बोलते हैं। इसी में एक आता है आपका एक्सेस टाइटल, एक्सेस टाइटल। तो अगर आपसे पूछा जाता है एक्सेस टाइटल कितने टाइप के होते हैं, तो यह है दो होते हैं, दो प्रकार का होता है। वो कैसे होते हैं, एक होता है आपका एक्स अक्षर, ठीक है, आपने सुना ही होगा। सेकंड होता है आपका वाई अक्षर। तो ये कहाँ पे आता है, आपका एक्सेस एरिया में आता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाता है लीजेंड क्या होता है, क्या होता है लीजेंड। तो लीजेंड हम किसको बोलते हैं, जो हम अपने चार्ट में जिन भी कलर का यूज़ करते हैं, रंगों को, उनको हम क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। डेटा रंगों को, डेटा के कलर को, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीजेंड बोलते हैं। इसी में एक होता है आपका सीरीज। तो सीरीज क्या होती है, मतलब बेस अभिमान इसमें आ जाती है, जो हम चार्ट को दर्शाने के लिए जिनका यूज़ करते हैं। इसमें क्या आ जाती है, सीरीज में वैल्यू आ जाती है, वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट, वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंट चार्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। 7 नंबर पे आता है आपका डेटा लेवल, लास्ट ही है आपका डेटा लेवल। इसमें हम क्या करते हैं, डेटा सीरीज की रियल वैल्यू होती है। इसमें क्या होती है, यहाँ पे वैल्यू तो देती है, डेटा सीरीज की जो रियल वैल्यू होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा लेवल बोलते हैं। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, डेटा सीरीज की रियल, डेटा सीरीज की रियल वैल्यू, रियल वैल्यू को डेटा लेवल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसमें, डेटा लेवल का। अगर आपसे पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ चार्ट टोटल कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है टोटल कितने होते हैं, 7 टाइप के होते हैं। अब इसी के आगे हम क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ चार्ट, टाइप ऑफ चार्ट, ठीक है। 12 होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 12 प्रकार के होते हैं। लेकिन वो कैसे, अगर आपसे पूछा जाता है 11, वैसे 11 भी होते हैं, 12 के समथिंग चलते हैं। तो हमें 11 भी हो सकता है ऑप्शन में मिल जाए, 12 भी मिल जाए, तो हम जो मोस्ट ऑफ प्योरिटी देंगे किसको देंगे, 12 को ही देंगे। लेकिन अगर ऑप्शन में 11 मिलता है तो 11 को देंगे। और कौन से, अगर आपके वर्जन पूछा जाता है 2007 तो 2010 तक के जितने भी वर्जन थे उन सब में कितने देते थे, हमें 12 देते थे। लेकिन अब जो आपके मोस्टली आने लगे वो कितने प्रकार के आते हैं, 15 प्रकार के टोटल चार्ट आते हैं, ठीक है। कौन कौन से वर्जन में, 2013 के, 2016 के, 2019 तक के वर्जन में, और 2021 के वर्जन में भी टोटल कितने प्रकार के चार्ट आने लगे, 15 प्रकार के चार्ट आ जाते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट चार्ट है मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट हम ले रहे हैं यहाँ पे कॉलम चार्ट। आपका अगर आपसे पूछा था बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन सा चार्ट रहता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो चार्ट रहता है, कौन सा चार्ट रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम चार्ट ही हमारा खुलता है। इस चार्ट में क्या होता है, इस चार्ट में जितने भी मतलब आपके जो डेटा होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। किस में होता है, वर्टिकल फॉर्मेट में होता है। आपने देखा होगा चार्ट का आंसर रहता है ना इस टाइप में कुछ, तो आप इसमें 2 टाइप से ले सकते हो। एक मैंने इसमें ले लिया, इसमें ले लिया, इसमें ले लिया, ठीक है, इस टाइप के। और यहाँ पे रहता है हमारा एक्स अक्ष। यहाँ पे क्या होता है, डेटा की कैटेगरी रहती है, ठीक है, डेटा की कैटेगरी इसमें रहती है। और यहाँ पे होता है वाई अक्ष। वाई अक्ष में क्या होती है, यहाँ पे डेटा की वैल्यू रहती है।
देखो जैसे हमने यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 10 दे दिया, यहाँ पे 15 दे दी, और यहाँ पे हमने ए दे दिया, बी दे दिया, सी, तो कैटेगरी यहाँ पे नीचे शो करे, जबकि जो आपकी वैल्यू वो ऊपर शो करे। तो किस में होता है? कॉलम चार्ट में होता है। कॉलम के बाद आप इसी में याद रख लीजिएगा बार चार्ट, ठीक है। तो कॉलम चार्ट कैसा है? आपका वर्टिकल फॉर्मेट है, जबकि जो आपका बार चार्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में होता है वर्टिकल चार्ट। तो इसमें कैसा आ जाएगा? आपका ऐसा बना हुआ रहता है, ठीक है। और एक्स अक्ष वाई अक्ष आपकी यहाँ पे भी सेम ही रहेगी। और इसका अगर आपसे पूछा जाता है यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो एक से ज़्यादा डेटा होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं, काफ़ी सारी वैल्यू को कंपेयर हमें यहाँ पे करवाना होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कॉलम चार्ट की शॉर्टकट की क्या होती है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है Alt F1 होती है। क्या होती है? Alt+F1 आपकी शॉर्टकट की होती है कॉलम चार्ट को बनाने के लिए। वहीं पे हम थर्ड जो ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? लाइन चार्ट ले रहे हैं। लाइन चार्ट में क्या होता है? लाइन के फॉर्मेट में हम डेटा को शो करते हैं, लाइन के फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे फोर्थ में जो आपका डेटा आ जाता है वो कौन सा आ जाता है? एरिया चार्ट आ जाता है। एरिया चार्ट, एरिया चार्ट में क्या होता है? लाइन चार्ट के समान ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लाइन चार्ट के समान होता है, लेकिन इसमें जो होता है एरिया चार्ट में, इसमें कलर भरे होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको एक ही लाइन चार्ट और डेटा चार्ट सेम ही है, लेकिन लाइन चार्ट क्या होता है? सीधी लाइन बनी होती है, उसमें कलर नहीं भरा होता, लेकिन एरिया चार्ट जो होता है इसमें कलर भरे हुए होते हैं। वहीं पे आपका आ जाता है पाई चार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है सर्कुलर फॉर्मेट में आपको कौन सा चार्ट होता है, तो एक तो आपका गोलाकार होता है, ठीक है। और इसमें जो डेटा होता है ना, डेटा को केवल एक ही, इसमें जो डेटा होता है ना केवल एक ही डेटा को इसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। केवल एक ही डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है आपकी किसमें? पाई चार्ट में। इसमें आपने देखा होगा जब भी आप कहीं पे इसमें वैल्यू वगैरह चेंज करते हैं, तो उसका जो एरिया में कलर होते हैं ना, वो सारे के सारे कलर वगैरह इसमें चेंज हो जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है जो पाई चार्ट में डेटा को बांटते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं? मतलब जो हमने इतना इसको अलग कर दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे हम हार्ड डिस्क वगैरह को जो बांटते हैं उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर, ट्रैक और सेंटर, ट्रैक और सेक्टर। सेम आपका इसमें भी वही आ जाता है। एक आपका हो गया पाई चार्ट। 6 नंबर पे आप इसको याद रखेंगे, डोनट चार्ट। डोनट चार्ट, तो देखो पाई चार्ट और डोनट चार्ट सेम होता है। पाई चार्ट में हम क्या कर रहे थे? सिर्फ एक वैल्यू के थ्रू करते हैं। यहाँ पे पाई की तरह ही होता है, लेकिन इसमें हम एक से ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। एक से ज़्यादा वैल्यू को हम यहाँ पे क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा वैल्यू को रिप्रेजेंट। और क्या होता है बीच में जो आपका जो यहाँ पे एरिया होता है ना, खोखला होता है, ठीक है। इस वाली चार्ट में बीच में जो चार्ट होता है वो कैसा होता है? खोखला होता है। और यहाँ पे हम दो वैल्यू को कंपेयर करवाते हैं। इसके बाद होता है आपका स्कैटर चार्ट। 6 हो गए हैं आपके, 7वां है स्कैटर चार्ट। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? दो वेरिएबल के बीच में, दो वेरिएबल या वैल्यू के बीच में हम क्या करते हैं? इसमें रिलेशन बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। रिलेशन को बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं, बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और अगर आपसे इसी का नाम पूछा जाता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्स वाई चार्ट भी कहते हैं। आप इसको याद रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स वाई चार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है आपका आई टी ट्रेनिंग ऑफिसर में पूछा जा सके। इसमें क्या होता है? एक तो आपका ग्राफ बना होता है, लेकिन कैसे बना? बिंदुओं के फॉर्मेट में बना होता है। इसमें जो ग्राफ बनता है, इसमें ग्राफ आपका बिंदुओं के फॉर्मेट में बनता है, ठीक है। मतलब बिंदी वगैरह रखी होती है, उस फॉर्मेट में आपका चार्ट बनता है इसमें। और अगर आपसे पूछा तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसका जो यूज़ होता है वैज्ञानिक सांख्यिकी वगैरह हो जाता है। इंजीनियर फील्ड में आप इसका इस वाले मतलब उसका आप यूज़ करते हैं। इसमें देखो दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल आपका डिपेंड होता है, दूसरा आपका वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। इसमें क्या होता है? हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल डिपेंड होता है, दूसरा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और इसमें न्यूमेरिक डेटा का कंपैरिजन करते हैं। स्कैटर चार्ट में हम क्या करते हैं? न्यूमेरिक डेटा का हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद आपका 8 नंबर पे आ जाता है बबल चार्ट आ जाता है, ठीक है। कौन सा चार्ट आ जाता है? आपका बबल चार्ट आता है।
बबल चार्ट, तो यहाँ कैसा, यह चार्ट भी कैसा था, स्कैटर चार्ट के समान, लेकिन हम स्कैटर चार्ट में क्या करते, सिर्फ दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे हम क्या करते, तीन डेटा सेट की वैल्यू को हम लेके कंपेयर करवाते, और इसमें जो तीसरी वैल्यू होती है ना, वही डिसाइड करते कि इसमें जो बबल रहेंगे, मतलब जो बिंदु रहेंगे, कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे। तो इसमें हम कितने, थ्री डेटा सेट को कंपेयर करते हैं, थ्री डेटा सेट को कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें हम तीन डेटा को कंपेयर करते हैं। और इसके बाद जो 9 नंबर पे आता है वो होता है आपका रडार चार्ट, ठीक है। क्या होता है रडार चार्ट, रडार चार्ट में एक्चुअली में क्या होता है कि इसमें एक आपका सेंटर पॉइंट माना जाता है। इसमें क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट के सहारे, ठीक है, एक एक सेंटर पॉइंट के सहारे तीन से ज़्यादा वैल्यू पे कंपेयर करते हैं, तीन से ज़्यादा पॉइंट या वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है, की तुलना करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, और इसी को अगर आपसे पूछ जाते हैं इसको और क्या बोलते हैं, इसी को हम स्पाइडर चार्ट बोलते हैं, स्पाइडर चार्ट भी इसी को बोलते हैं, इसी को स्टार चार्ट भी बोला जाता है। और अगर आपसे बोला जाता है वेब चार्ट किसको बोला जाता है, तो वेब चार्ट भी हम सेम इसको ही बोलते हैं। एक्चुअली में इसका जो चार्ट का फॉर्म होता है, एक आपका सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है, फिर आपने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, बिंदु वगैरह ले लेते हैं। आपने देखा होता एक ऐसे स्पाइडर की तरह से, मतलब वो जालनुमा संरचना के टाइप में रहता है, तो वो आपका किस में आ जाता है, इसी में आ जाता है, रडार चार्ट में होता है। तो रडार चार्ट के जो आने हैं, स्पाइडर चार्ट और वेब चार्ट भी बोला, स्टार चार्ट भी बोला जाता है इसी को, ठीक है। और इनरेगुलर अगर आपसे बोला जाता है, इनरेगुलर पॉलीगन भी इसी को बोला जाता है, पोलर चार्ट भी बोला जाता है, इनको भी आप लिख लीजिएगा, इनरेगुलर, इनरेगुलर भी चार्ट इसको बोला जाता है, और पोलर चार्ट भी बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, पोलर चार्ट भी बोला जाता है। और इसी में आपका एक 10th नंबर पे आता है स्टॉक चार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है स्टॉक चार्ट का यूज़ कहाँ करते हैं, तो इसको स्टॉक मार्केटिंग को, स्टॉक मार्केटिंग में हम किसका यूज़ करते हैं, स्टॉक चार्ट का यूज़ करते हैं, तो आप इसको भी कर सकते हैं स्टॉक मार्केटिंग में, स्टॉक मार्केटिंग में स्टॉक चार्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टॉक चार्ट का यूज़ कर, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, जो आपका टाइम टाइम पे इसमें डेटा को उतार चढ़ाव को दिखाया जाता है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टॉक चार्ट। अगर आपसे पूछा जाता है कितने टाइप के स्टॉक चार्ट, तो आपके कितने टाइप के, चार टाइप के होते हैं, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसमें चार टाइप के होते हैं, आप इसको भी याद रखें। एक आपका होता है कॉम्बो चार्ट, कौन सा होता है, कॉम्बो चार्ट। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा चार्ट को, एक से ज़्यादा चार्ट पर एक से ज़्यादा चार्ट पर डेटा को रिप्रेजेंट करना, क्या कहलाता है, कॉम्बो। पहली बात तो उसका नाम ही कॉम्बो चार्ट, मतलब दो से ज़्यादा ही चार्ट इसमें होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बो चार्ट बोलते हैं। एक आपका होता है सरफेस चार्ट, मतलब दो सेट के बीच में जो विज्ञापन वगैरह होता है, विज्ञापन खोज वगैरह के लिए, उसके लिए हम सरफेस चार्ट का यूज़ करते हैं। और एक आपका होता है वाटरफॉल चार्ट भी होता है, जो मतलब नए नए चार्ट में आने लगे, जो 2010 के बाद के वर्जन है, उनमें आपका कॉम्बो चार्ट आ जाता है, वाटरफॉल चार्ट भी होता है। वाटरफॉल चार्ट में क्या होता है, हम इसमें वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते बार बार। बॉक्स एंड एक बॉक्सर चार्ट भी उसी में आ जाता है, आपका स्टॉक चार्ट हो गया, पाई चार्ट वगैरह मैंने बता दिया था। और उसमें सन सन वेस्ट करके भी शायद एक कोई चार्ट होते हैं। टोटल जो आपको याद रखने हैं 11 टाइप की चार्ट याद रखने हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि अब नए वर्जन में कितने टाइप के चार्ट आने लगे, तो आपको याद रखना 15 टोटल अब चार्ट आने लगे हैं, ठीक है। अगर मुझे इसके आगे कहीं जानकारी मिली तो मैं आपको बता दूंगी, पर ना मुझे अभी इतना ही पता था, तो मैंने आपको बता दी, जो मुझे मोस्टली इसी के लिए सही लग रहा था कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हो सकता है इससे भी ज़्यादा डीपली आता है, क्योंकि जो आपका एडीए ट्रेनिंग ऑफिसर में दिया गया है सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी डीपली उनने एमएस एक्सेल को तो डिफाइन ही कर रखा है सिलेबस में ही। तो समझ सकते हैं अगर सिलेबस में उन्होंने डिफाइन कर रखा है, और वैसे भी आपने देखा होगा कि जो आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं अनट्रेड वालों के, दूसरे वालों के, अदर के, तो उनके ही कितना डीपली पूछा जा रहा है, तो हमें मतलब काफ़ी डीपली पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ इतने में काम नहीं चलने वाला, इससे भी ज़्यादा कि चार्ट बस में जानकारी मिल गई, इसलिए मैंने आपको जितना हो सक रहा है मैं उतना पढ़ाने की कोशिश करूँ, लेकिन इतने में हो सकता है इससे भी ज़्यादा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़े। और भी आप मतलब पूरी कोशिश कीजिएगा कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसके बाद पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, अभी मौका है, बस मेहनत कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।